गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर पॉल्यूशन, वी ह्यूमंस हैव बीन मेकिंग आवर environment unclean, unsafe and ugly by our activities. Air, water and land on earth are full of substances that are harmful to all living beings. We are responsible for polluting our environment. The addition of poisonous or toxic substances in the environment in quantities that are harmful to living beings is called pollution। अब देखिए, एयर पॉल्यूशन को यहाँ थोड़ा डिस्कस किया गया है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हों या हम बाहर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उससे हम हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, अगली बना रहे हैं। और जो भी चीज़ें हम हमारे एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं, जो भी कुछ, उससे वो अनक्लीन हो रहा है, अनसेफ हो रहा है। हम लोग बाहर जाते हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, रैपर्स वहीं फेंक देते हैं। अब पूरी सिटी में हम एक तो रहते नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं, सही से सभी लोग सेम एक्टिविटी करते हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से हमारी जो सराउंडिंग्स है वो अनक्लीन हो जाती हैं, अनसेफ हो जाती हैं और अगली। अब ऐसे एयर, वाटर और लैंड ऑन अर्थ, यानी हमारी अर्थ पर एयर हुई, वाटर हुई, लैंड हुई, सभी ऐसे सब्सटेंसेस से अब भर चुकी है जो कि हम लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल हैं। और हम लिविंग बींग्स में सब आते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स लाइफ सब। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन्हें पॉल्यूट कर रही हैं? एयर, वाटर और लैंड को किन ऐसी हार्मफुल सब्सटेंसेस से भर गए हैं जो हार्मफुल हैं हमारे लिए? तो आप देखिए, फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, हमारे व्हीकल्स हैं, इनमें कंबशन होता है, फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, स्मोक रिलीज़ होता है, एयर में जा रहा है, तो वो पॉल्यूट कर रहा है एयर को। बर्ड्स अफेक्ट होंगी और जो भी नियर बाय एरियाज़ में जो भी लोग रहते होंगे वो भी इससे बुरा असर पड़ेगा उन पर। वाटर में भी ज़्यादातर केमिकल्स डाल दिए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, और हम एज ए ह्यूमन हम लोग भी हमारे सिटीज़ या विलेज के आसपास अगर कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट हो तो हम भी उसमें हमारा गार्बेज डंप कर देते हैं। कुछ लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, उसकी वजह से हमारी नियर बाय वाटर बॉडीज़ भी पॉल्यूट हो जाती हैं। और लैंड पर तो खैर है ही, फेंकना ही है वहाँ तो सबको। लैंड पे भी इतना गार्बेज और मेटेलिक गार्बेज हुआ, आपका ग्लास मटेरियल्स हुए, जो कुछ भी आप हॉस्पिटल से और घरों से जो कुछ भी पॉल्यूशन निकल रहा है वो सब हम लोग फेंक देते हैं, तो उस वजह से भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ डेफिनेशन आई है पॉल्यूशन की, द एडिशन ऑफ पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेज, यानी कि कोई जहरीला हो या टॉक्सिक हो, ऐसा कोई सब्सटेंस हो उसका ऐड हो जाए एनवायरनमेंट में, और इतनी क्वांटिटी में कि वो उसमें एनवायरनमेंट में रहने वाले लिविंग बींग को हार्म करें, तो उसे हम पॉल्यूशन कहेंगे। एयर इज a mixture of many gases. The main gases are nitrogen and oxygen, which together occupy 99% of the total volume of the air. The remaining volume includes carbon dioxide, noble gases, water vapor, dust particles, and traces of other gases. Percentages of the various gases present in environment are nitrogen 78, oxygen 21, carbon dioxide 0.03 and other gases 0.97%. अब देखिए, हमें पता है एयर काफ़ी सारे गैसेस के मिक्सचर से मिलकर बनती है। हमारे एयर में बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सी गैसेज हैं, और कुछ अदर गैसेस भी हैं, रिमेनिंग गैसेस, तो वो बहुत कम अमाउंट में है, 0.97। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज बताई है कि ये दोनों मिलकर 99% एयर का वॉल्यूम कवर कर लेती हैं। और उसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी आ रही हैं रिमेनिंग गैसेस, नोबल गैसेस हुई और डस्ट पार्टिकल, वेपर वगैरह, ये सब 1% के अंदर आ रहे हैं। उसमें से 0.03 तो कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी सब मिला के 0.97% बना रहे हैं। अब नोबल गैसेस क्या होती हैं? ये नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस होती हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट तो होती हैं पर कोई रिएक्टिविटी नहीं करती, दूसरी गैसेस के साथ रिएक्शन नहीं करती। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जब कार्बन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम लग जाते हैं, तो उसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये सब आपको पता ही होगा, पढ़ चुके हैं हम ये 8th क्लास में, तो अब तक पढ़ ही चुके होंगे। ऐसे ही लेकिन नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस होती हैं, ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट तो होती हैं। नाइट्रोजन भी इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस 78% अमाउंट में प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, लेकिन फिर भी कोई उसकी वो नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करती वो कोई हार्मफुल ह्यूमन बींग्स पर और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, बल्कि एक नेसेसरी सोर्स है
Our activities majorly and to some extent natural processes are responsible for the release of pollutants into the air. अब देखिए हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, या एक तो मेजरली या तो ज़्यादातर या टू सम एक्सटेंट, ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक के लिए नेचुरल प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू द एयर. अब हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारे पॉल्यूटेंट्स एयर में मिक्सअप हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं. और वो कैसे हो रहे हैं अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे. द एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज इन द एयर इन क्वान्टिटीज़ हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. ऊपर हमने पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी कि पॉल्यूशन ऐसा एडिशन है उस सब्सटेंस का जो टॉक्सिक हो, पॉइजनस हो और वो हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाए इतनी क्वांटिटीज़ में कि वो वहाँ पे रहने वाले लिविंग बींग्स को हार्म करें. ठीक है. अब एयर पॉल्यूशन पर्टिकुलरली एयर के लिए आया है कि द एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज इन द एयर इन क्वांटिटीज़ हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स. यहाँ हम एयर को मेंशन कर देंगे, तो एयर के अंदर ऐसे सब्सटेंसेज का ऐड हो जाना जो कि लिविंग बींग्स को हार्म करे, एयर पॉल्यूशन कहलाएगा. कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स आर देयर मेन सोर्सेज आर डिस्कस्ड बिलो. अब कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स बताए गए हैं यहाँ पे. फर्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर, रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर. अब देखिए यहाँ ये वर्ड आया पार्टिकुलेट मैटर, तो ये है क्या, एयर के अंदर अगर छोटे छोटे पार्टिकल, माइन्यूट्स पार्टिकल सस्पेंड हो जाएं. सस्पेंड का मतलब देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक तो सस्पेंड होना और एक डिज़ोल्व होना. तो डिज़ोल्व का तो मतलब होता है घुल जाना बिल्कुल, लेकिन सस्पेंड का मतलब घुलना नहीं होता, वो अंदर प्रेजेंट होता है, हमें नज़र नहीं आते लेकिन वो होता है, उसमें डिज़ोल्व नहीं होता. तो ऐसे ही पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम देख भी सकते हैं. कई बार आपने देखा होगा आपकी आँख में एकदम कुछ चला जाता है, तो वो यही पार्टिकुलेट मैटर होता है. जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जहाँ कम होता है वहाँ कम होते हैं. अब ये कहाँ से आते हैं ये पार्टिकुलेट मैटर? Natural sources of particulate matter are volcanic eruptions, dust storms and forest fires. अब देखिए कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए गए हैं पार्टिकुलेट मैटर के. एक है वॉल्केनिक इरप्शन, एक है डस्ट स्टॉर्म और दूसरा है फॉरेस्ट फायर. ठीक है. अब इसमें से राख जलेगी, वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो भी धूल मिट्टी उड़ेगी, राख उड़ेगी, तो जो हैवी एशेज होंगी वो तो सेटल डाउन हो जाएंगी और जो बहुत माइन्यूट होंगी वो हवा में फ्लोट करने लगेंगी. डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, बड़े बड़े तूफान चलते हैं तो मिट्टी को भी अपने साथ ले उड़ते हैं, तो तब भी यही होता है. मैन मेड सोर्सेज आर बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड पावर प्लांट्स दैट रिलीज सूट, फ्लाई ऐश एंड लेड पार्टिकल्स. अब देखिए यहाँ पे दो उसमें डिवाइड किया गया है पार्टिकुलेट मैटर को. एक तो हमने नेचुरल सोर्स पढ़ लिए, अब है मैन मेड सोर्स. अब अपन एग्रीकल्चरल वेस्ट को बर्न करते हैं, भूसा ये सब जो बच जाता है हमारे उसमें, फसलें जब काटते हैं किसान तो उसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी अनाज काटेंगे तो उसमें से गेहूं के दाने तो ले लेते हैं, बाकी सारा जला देंगे या कुछ फॉडर होता है उसे जानवर खा लेते हैं. अब हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें से भी धुआं निकलता है, और पावर प्लांट्स होते हैं. आपने देखा है कोटा में थर्मल पावर प्लांट के बारे में सुना होगा, तो उसकी जितनी भी 2-3 चिमनियाँ हैं, 4 चिमनियाँ, वो रेगुलरली इन्वायरमेंट में डस्ट स्मोक रिलीज़ करती रहती हैं. तो इस वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पार्टिकुलेट मैटर की क्वांटिटी एयर में बढ़ रही है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फ्रीओन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड. Chlorofluorocarbons or freons are extensively used as refrigerants in refrigerators and air conditioners, propellants in aerosol spray cans and as degreasing solvents. अब देखिए यहाँ 3 चीज़ें दी गई हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फ्रीओन्स, ये एक ही चीज़ है दोनों. अब ये भी हम लोग हमारे रेफ्रिजरेटर्स में जो भी कूलिंग प्रॉपर्टी होती है वो इसी गैस की वजह से होती है, एयर कंडीशंस में भी इसी वजह से होती है. अब एक वर्ड आया प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल स्प्रे कैंस एंड एज डिग्रीजिंग सॉल्वेंट. अब ये प्रोपेलेंट क्या है? हाँ, ये डिड यू नो में प्रोपेलेंट इज ए फ्लूइड यूज्ड इन स्प्रे कैंस टू फोर्स द लिक्विड आउट इन वेरी स्मॉल ड्रॉप्स. अब देखिए ये एक फ्लूइड होता है जो स्प्रे कैंस के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी उसके अंदर लिक्विड भरा है हमने उस स्प्रे कैन में, तो उसको बहुत फास्ट फोर्स के साथ उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, और इन वेरी स्मॉल ड्रॉप्स, छोटी छोटी ड्रॉप्स में. सेकंड आया है आपका एरोसॉल. एरोसॉल इज ए सब्सटेंस एनक्लोज्ड अंडर प्रेशर एंड रिलीज्ड एज ए फाइन स्प्रे बाय मीन्स ऑफ ए प्रोपेलेंट. अब देखिए एरोसॉल क्या है, ये भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, फाइन स्प्रे में बाहर निकलता है विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलेंट.
और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ किसी उसमें कैन में बंद किया जाता है। Burning of coal and petroleum products in thermal power plants and automobiles release gaseous oxide of sulfur and nitrogen। अब देखिए जितने भी फॉसिल फ्यूल्स या जितने भी फ्यूल्स की बर्निंग है, वेदर इट इज़ वुड, कोल और पेट्रोलियम, कुछ भी हो, तो इनकी बर्निंग थर्मल पावर प्लांट्स में या ऑटोमोबाइल्स में अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कम्प्लीटली बर्न नहीं होंगे, तो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकालते हैं या एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। हम कार्बन का ऑक्साइड तो पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ दो नए आए हैं नाम, सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ कार्बन वेस्ट फ्यूल्स, और जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कार्बन वेस्ट फ्यूल्स होते हैं, कार्बन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है फॉसिल फ्यूल्स में। सच इज़ वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस। अब देखिए कार्बन बेस्ड फ्यूल्स होंगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, और इनकी क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट में, ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स लिविंग बीइंग एज वेल एज द ग्लोबल क्लाइमेट। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इफेक्ट्स। अब देखिए एयर पॉल्यूशन ना ही सिर्फ लिविंग बींग्स को अफेक्ट करता है, बल्कि ग्लोब की क्लाइमेट को भी बहुत अफेक्ट कर रहा है। Global warming, a substantial increase in the amount of carbon dioxide and certain other gases in the atmosphere has increased average global temperature, which is referred to as global warming. The unnatural increase in the Earth's average surface temperature is called global warming. अब देखिए यहाँ पर एक गैस आई है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स और क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है, और इस वजह से जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, सनरेज आती है अर्थ के ऊपर, तो वो सनरेज से आने वाली हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेगी और वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक मेजर गैस के उसमें कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्या एक डेफिनेशन ग्लोबल वार्मिंग की, द अननेचुरल इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज सरफेस। अब देखिए अर्थ की सरफेस का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें एक अननेचुरल इंक्रीज़ हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दिस हैपन्स ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये क्यों होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अब व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट अपन पढ़ेंगे अभी। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन गैसेज दैट दे आर एबल टू ट्रैप ए पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ हैज़ ओरिजिनेटेड एंड सस्टेन्ड ऑन द अर्थ। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है, जब से अर्थ बनी है, सूरज बना है, तब से ये चीज़ चल रही है। और इसमें होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, कुछ सर्टेन गैसेस हैं यहाँ पे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ गैसेस हैं जो हमारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, और हम इनकी क्वांटिटीज़ देख चुके हैं कि ये कितनी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली 0.03% वॉल्यूम कवर करती है एयर का, एटमॉस्फेयर का, जो कि बहुत कम है, लेकिन लाइफ की सस्टेनिटी के लिए, लाइफ को की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए अर्थ के अंदर ये अमाउंट काफ़ी है, इनफ है। तो ये कुछ सर्टेन गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें ये सोलर रेडिएशन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती हैं, और इसलिए अर्थ एक वार्म प्लैनेट के रूप में बना रहता है। नहीं तो अगर ये गैसेस एब्सेंट हो जाएं हमारी अर्थ के अंदर से, तो हमारा एक आइस एज दोबारा आ जाएगी अर्थ के अंदर, सब कुछ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी अर्थ से ख़त्म हो जाए। तो कैसे होगा? वो गैसेस अगर ख़त्म हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, गैसेस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, और कुछ अदर गैसेस जो सोलर रेडिएशन को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, और उसकी वजह से हमारी अर्थ एक वार्म प्लैनेट के रूप में बरकरार बना हुआ है। अवर प्लैनेट वुड हैव बीन टू कोल्ड विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारा प्लैनेट बहुत कोल्ड हो जाए और बहुत ज़्यादा, मतलब हर तरफ आइसी आइस हो। The phenomena whereby the Earth's atmosphere traps solar radiation because of the presence of gases such as carbon dioxide, water vapor and methane is called greenhouse effect। अब देखिए वो फेनोमेना, वो प्रोसेस जिसमें अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये 3 गैसेस के नाम दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन की प्रेजेंस में सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर लें, उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। Due to excessive burning of fuels such as wood and fossil fuels, there is an increase in the amount of greenhouse gases। अब देखिए जब से हमने ज़्यादा फ्यूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करा है, फॉसिल फ्यूल्स की डिस्कवरी हुई है, पेट्रोलियम की,
पहले भी कोल इस्तेमाल होता था, वुड इस्तेमाल तो शुरू से होती आ रही है, लेकिन अब फॉसिल फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पेट्रोलियम सच एज पेट्रोलियम और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स। तो उनकी हद से ज़्यादा एक्सेसिव बर्निंग इन फ्यूल की इन ये ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ एनवायरनमेंट में कर रही है एटमॉस्फेयर में, जिससे इनका अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है बियॉन्ड नेचुरल लिमिट्स, नेचुरल लिमिट से भी बहुत आगे, विच हैज़ लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। और इस वजह से इन्होंने क्या किया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इन गैसेस की अमाउंट बढ़ने की वजह से, यानी पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिगर 18.1 शोज़ हाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए इस फिगर में बताया गया है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो पहले से होता आ रहा था, लेकिन तब जो बैलेंस था हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में गैसेस का, वो बैलेंस फॉर्म में थी वो सारी गैसेस। लेकिन अब क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो भी वुड का सबका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रही है, इसलिए पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा रिलीज़ हो रही हैं एनवायरनमेंट में, लाइक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कॉजेज, पॉसिबल इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए क्या क्या कॉजेज है क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट है कॉजेज, डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, उनकी लीव्स में फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटो आया है, वो खाना बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस रख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं एनवायरनमेंट में। Mass scale cutting of trees for fuel, wood, paper and urbanization has led to increase in carbon dioxide levels in the atmosphere। अब देखिए एक तरफ तो हमारे यहाँ डिस्कवरीज हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं, हम कार्स का इन्वेंशन हुआ, डीजल इंजन और सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग पेड़ों की कटाई भी कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ऐसे डिवाइसेस, व्हीकल्स बना रहे हैं जो एनवायरनमेंट में इन गैसेस का एमिशन कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, और दूसरी तरफ इन गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेने वाले प्लांट्स को हम काट रहे हैं। बर्निंग ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब हम फॉसिल फ्यूल्स का बर्न कर रहे हैं, वुड का बर्न कर रहे हैं, तो उस वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज एमिशन हो रहा है एनवायरनमेंट में। पॉसिबल इफेक्ट्स, इंक्रीज इन द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर। अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है, जो इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है इनका ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे अर्थ पे, वो इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में। और एक अननेचुरल इंक्रीज़ हुआ है, स्पाइक करा है ये टेम्परेचर। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अभी तो ऑब्वियस है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितने भी हमारे पोलर रीजन में आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो भी मेल्ट होने लगेंगे, तो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। थर्ड इज़ राइज इन द सी लेवल एंड सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरियाज़। अब इस वजह से क्या हो रहा है, पानी का अमाउंट बढ़ रहा है नेचुरली, अननेचुरली, और जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वो धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मालदीव्स आइलैंड्स। मालदीव्स आइलैंड्स के अंदर अननेचुरली ईयर बाय ईयर जितने भी उसके छोटे छोटे जो आइलैंड है मालदीव कंट्री में, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए, वो सी के अंदर सबमर्ज होते जा रहे हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह से हो रहा है। सॉल्यूशन, एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इसका, कि हम क्या कर सकते हैं इसके पॉसिबल इफेक्ट से बचने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। यूज़ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। अब देखिए हमें फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करना चाहिए और अल्टरनेट सोर्स को अपनाना चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। हम ये दोनों ही चीज़ें जानते हैं कि सोलर एनर्जी क्या है। सोलर पैनल्स होते हैं, सन की रेज़ को ट्रैप कर लेते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी या जो भी हमारी बैटरीज वगैरह उन्हें रन करवाते हैं, और विंड एनर्जी में भी यही होता है। थर्ड इज़ बाय फॉलोइंग एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग एंड स्विचिंग ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स। अब देखिए अगर हम एनर्जी को सेव करेंगे, उसका यूजेज एनर्जी का हम बिल्कुल सही उसमें करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे, तो इससे भी हमें ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ी राहत मिल सकती है। वो ऐसे हम लोग ना देखते हैं कि हमारे स्कूल्स में जो भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स जो भी आते हैं, सब अपनी अपनी पर्सनल व्हीकल्स पे आते हैं, सबके अपने अपनी स्कूटीज़, बाइक्स होती हैं,
तो सब में क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का कंबशन हो रहा है, बर्न हो रहा है, सभी अब स्मोक रिलीज़ कर रही हैं। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ इंजन में तो स्मोक रिलीज़ होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ होगी। तो इसकी जगह हमें एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जो 10 लोग 10 स्कूटियाँ लेकर 10 स्कूटीज़ लेकर 10 बाइक्स लेकर स्कूल आ रहे हैं, वो सारे 10 एक ऑटो से भी स्कूल आ सकते हैं। तो कितनी एनर्जी सेव होगी, कितना पेट्रोल फ्यूल सेव होगा। एंड स्विचिंग ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स, अब हम एक्स्ट्रा लाइट से लाइक अगर हम अननेसेसरी हमें किसी भी हमारे रूम में, घर में या स्कूल में जो लाइट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लाइंसेस हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए, अननेसेसरी उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। A greenhouse are used to grow plants at places where the environmental temperature is very low। अब देखिए ये ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं, आर यूज टू ग्रो प्लांट्स एट प्लेसेस वेयर एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज़ वेरी लो। जहाँ पर भी, जिन जगहों पर भी एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे हम ये ग्रीन हाउसेस सेटअप करते हैं और वहाँ पे उसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। ए ग्रीन हाउस हैज़ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रूफ एंड वॉल। अब देखिए ग्रीन हाउस में क्या होता है, जो उसकी वॉल्स हैं, रूफ हैं, वो या तो प्लास्टिक की बनी होंगी, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की, या ग्लास की बनी होंगी। ए ग्रीन हाउस वार्म्स अप ड्यूरिंग द डे ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन। अब देखिए दिन के अंदर ये ग्रीन हाउस है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से हमने उसे बनाया है, तो सोलर रेडिएशन अंदर तक आएंगी और अंदर आने की वो उसमें ट्रैप हो जाती हैं, इसलिए वो वार्म हो जाता है ग्रीन हाउस। ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन इज़ रिफ्लेक्टेड आउट एंड द रेस्ट इज ट्रैप्ड इनसाइड। अब देखिए सन रेडिएशन का एक पार्ट तो वापस दोबारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, बाकी का बचा हुआ अंदर ट्रैप हो जाता है। द ट्रैप्ड हीट सस्टेन्स प्लांट लाइफ इन द ग्रीन हाउस, और जो अंदर हीट ट्रैप हुई वही प्लांट्स की लाइफ को ग्रीन हाउस में सस्टेन करती है, बनाए रखती है। नाउ एसिड रेन। Taj Mahal is one of the most important and beautiful historic monuments of India. It was built using white marbles which has been yellowing gradually। अब देखो ताजमहल का नाम हम सब ने सुना है, आगरा में है, यूपी आगरा में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्यूटीफुल हिस्टोरिक मोन्यूमेंट है हमारे भारत का। ये वाइट मार्बल से बनाया गया था, जो अब धीरे धीरे येलो पड़ता जा रहा है। एसिड रेन इज़ द मेजर कॉज फॉर द डैमेज, और इसका सबसे बड़ा जो मेजर कॉज है वो है एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से इसमें डैमेज हो रहा है। एयर पॉल्यूटेंट सच एस ऑक्साइड्स ऑफ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एसिड रेन इज। अब हम पढ़ते हैं एसिड रेन क्या होती है। एयर पॉल्यूटेंट्स such as oxides of sulfur and nitrogen that are released during combustion of fossil fuels react with oxygen and moisture of the air to produce solution of सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। अब देखिए हमने 2 एयर पॉल्यूटेंट्स का नाम पढ़ा था हमारे फर्स्ट पेज पे, सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। अब जब फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है कहीं पे भी, ऑटोमोबाइल्स में या इंडस्ट्रीज़ में, तो फॉसिल फ्यूल के कंबशन से ये 2 गैस एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती हैं। वहाँ ये सल्फ़र नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती हैं और ऑक्साइड्स बना लेती हैं, और एयर में मॉइस्चर, वाटर वेपर तो प्रेजेंट होता ही है, तो वो उस मॉइस्चर में मिक्सअप होके एक केमिकल, एक एसिडिक सॉल्यूशन क्रिएट कर लेती हैं, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। सल्फ़र का ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएगा। These acids dissolve in rain water and come down in the form of acid rain। अब देखिए precipitation होगा बादलों में, तो बारिश गिरेगी, पानी बरसेगा, तो उस पानी के बरसने के साथ साथ ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है जो क्रिएट हुआ है एनवायरनमेंट में, ये भी उस पानी के साथ आने लगता है, उसमें मिक्सअप होके, क्योंकि वाटर में बहुत से ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये 2 सब्सटेंस भी पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें घुल जाते हैं, और प्रेसिपिटेशन की वजह से ये बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस की वजह से, और बारिश के साथ ये नीचे अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं। Acid rain has damaging effect on plants, animals and buildings, some of which are listed below। अब देखिए ये एसिड रेन सबको डैमेजिंग इफेक्ट देती हैं, इनका प्लांट्स पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, एनिमल्स और बिल्डिंग्स पर भी। जिस पर भी आने के, जो भी इनके एसिड रेन के कांटेक्ट में जो भी मटेरियल आ रहा है, एनिमल्स, प्लांट्स, लिविंग बींग्स आ रहे हैं, सब पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इनमें से कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स। एक है, फर्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट लाइफ ड्यू टू एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब देखिए एसिड रेन गिरेगी नीचे पानी के साथ, एसिड ये जो सॉल्यूशन मिक्सअप हुआ, एसिड रेन बना, तो ये जब बरसेगा पानी एसिड रेन वाला,
तो ये ऑब्वियस रीज़न है, ग्राउंड में तो सीप होगा ही अंदर, ज़मीन के अंदर रिसेगा। इसकी वजह से सॉइल का जो एसिडिफिकेशन है वो होगा, सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाएगी और जितने भी नियर बाय प्लांट्स होंगे जहाँ एसिड रेन हुई है उस सॉइल के ऊपर उगने वाले प्लांट्स होंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अगर एसिड जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की क्वांटिटीज़ अगर उस पानी में ज़्यादा हुई तो वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, कम हुई तो डैमेज हो जाएंगे, उनमें फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उनमें जो भी उनका प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। डेथ ऑफ सर्टेन एक्वेटिक स्पेशीज़, अब देखिए अगर ये एसिड रेन किसी वाटर बॉडी के ऊपर हुई या सपोज करो सॉइल पर ही हुई लेकिन पानी बहते बहते वाटर बॉडीज़ में मिल गया, लेक्स पॉन्ड या रिवर में चला गया, तो जब उस एरिया में जहाँ पे ये एंटर करेगा और जितनी एरिया में उस वाटर बॉडी में ये फैलेगा वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को भी इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ तो हो सकता है डिजीज़ हो जाए, कुछ में तो कुछ और या कुछ ऐसी भी होंगी जो मर भी सकती हैं। थर्ड है कोरोजन ऑफ मेटल्स, अगर मेटल्स के ऊपर एसिड रेन होगी तो वो उसे कोरोड कर देगा, उस पर जंग लगा देगा। डिके ऑफ लाइमस्टोन, मार्बल एंड अदर बिल्डिंग्स मटेरियल, अब देखिए हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं अलग अलग तरीके के लाइक लाइमस्टोन एंड मार्बल, इन्हें वो डिके कर सकता है एसिड रेन। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, अब ये एसिड रेन की वजह से हमें 2 टाइप की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, फर्स्ट इज़ अस्थमा एंड द सेकेंड वन इज़ ब्रोंकाइटिस। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, अब डिप्लेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग समथिंग बाय ए लार्ज अमाउंट, एक भारी पैमाने पर भारी अमाउंट में हम किसी चीज़ को कम कर दें वो डिप्लेशन होता है। A layer of ozone gas is present in the in the upper atmosphere which forms a shield around the earth, अब देखिए हमारे अर्थ के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में एक गैस है जिसे हम ओजोन कहते हैं, उसकी एक लेयर प्रेजेंट है और वो ऑल ओवर द अर्थ स्प्रेड हुई है, पूरी अर्थ पर फैली हुई है एक शील्ड के फॉर्म में। इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, अब देखिए सन्स की रेडिएशन में एक टाइप होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी, सन की जो रेडिएशन होती है, सन रेज जो होती हैं उसमें एक तरीके की रेडिएशन के साथ आती हैं, वो है यूवी रेज जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। ये हम ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल है, विच कैन कॉज कैटरैक्ट्स, स्किन कैंसर एंड जेनेटिक डैमेज। अब इन यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आने पर हमें क्या क्या हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, ये आँखों की बीमारी है, आँखों के ऊपर जो ब्लैक पोर्शन होता है उस पर झिल्ली का आ जाना, या तो कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर्स, या जेनेटिक डैमेज भी हो सकता है, हमारे जीन्स क्रोमोसोम्स भी डिजेनरेट हो सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फ्रियोन्स रिएक्ट विद द ओजोन गैस विच लेड्स टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, अब देखिए CFCs होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे हम फ्रियोन्स भी कहते हैं, ये ओजोन गैस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी हमारे फर्स्ट चैप्टर अभी इसमें पेज पर कि कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो अलग अलग मिक्सचर से मिलके बनती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती हैं, नोबल गैसेस भी होती हैं और अदर गैसेस के ट्रेसेस भी पाए गए हैं। तो हमारे रेफ्रिजरेटर्स और रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, ये लाइट होते हैं, ऊपर उठते जाते हैं, ओजोन गैस तक जाएंगे और वो उससे रिएक्शन कर जाएंगे, रिएक्टिविटी होगी उनमें। अब क्या होगा, रिएक्शन करेगा तो ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O3, ये इससे कार्बन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इससे रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से, और एक ऑक्सीजन ये जो O3 है ना उसमें से इसको डीजनरेट कर देंगे, यानी कि एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, तो ये ओजोन गैस हो जाएगी O2+O, एक नेसेंट ऑक्सीजन को और एक ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देंगे। 3 ऑक्सीजन से मिलके बनती है ना, तो एक एटम को ऑक्सीजन के एटम को उसको रिलीज़ कर देंगे एनवायरनमेंट में रिएक्शन करके, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इसका डिप्लेशन होगा, विच लेड्स टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब क्या होगा, ऑक्सीजन निकल गया, 3 ऑक्सीजन से मिलके बनी थी, 2 ही रह गए, ऐसे करके 1 रह जाएगा, ये रिएक्शन करते रहेंगे ओजोन गैस से और वहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा, और जहाँ भी ओजोन में होल क्रिएट होगा वहाँ से यूवी रेज भी एंटर कर जाएंगे अर्थ पे, और वहाँ उसके कांटेक्ट में आने वाले लिविंग बींग्स को, यूवी रेज में जितने भी लिविंग बींग्स कांटेक्ट में आएंगे उन सब पर वो अपना बुरा इफेक्ट डालेगी। इफेक्ट्स ऑन Plants show the effect of air pollution in number of ways such as leaf damage, slower and stunted growth, reduction in yields, inability to photosynthesis properly,
एंड रूट डैमेज। अब देखिए प्लांट्स में कैसे होता है, कैसे शो करते हैं एयर पॉल्यूशन को, यानी अगर एयर पॉल्यूशन से उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहे हैं तो प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। लीफ उनकी डैमेज हो जाएंगी, ग्रोथ उनमें कम हो जाएगी, उनकी रिडक्शन इन यील्ड्स, उनकी पैदावार में कमी होगी, इनेबिलिटी टू फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली। अब लीव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है फोटोसिंथेसिस करना, वो कम हो जाएगा, उसकी इनेबिलिटी हो जाएगी, वो इतनी एबिलिटी उनकी कम हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगी वो लीव्स, वो इजीली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी। एंड रूट डैमेज, रूट्स भी डैमेज हो जाएंगी। लीव्स टर्न्स येलो एंड हैव होल्स एंड फॉल परमानेंटली। अब देखिए लीव्स हैं वो पीली पड़ जाएंगी, उनमें गड्ढे हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे और हमेशा के लिए प्री मैच्योरली फॉल, यानी कि अच्छे से ग्रोथ करने से पहले, अच्छे से बड़ी होने से पहले, अपने एक पर्टिकुलर साइज तक आने से पहले वो गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी प्लांट बॉडी से। फोटोकेमिकल स्मोक एंड डस्ट इन द एयर सेटल्स ऑन लीव्स एंड ब्लॉक्स स्टोमेटा एंड सनलाइट। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आया फोटोकेमिकल स्मोक, अपन पढ़ेंगे ये क्या है। तो ये और डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से एयर में पॉल्यूशन फैल गया, ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हैं तो वो लीव्स पर सेटल हो जाते हैं। हमने कई बार देखा है बहुत सी ऐसी लीव्स पे जहाँ खुले हुए इलाके में पेड़ लगे होते हैं, कई बार हम नोटिस करते हैं तो लीव्स पे मिट्टी जमी हुई होती है। तो ये क्या करते हैं, स्टोमेटा का जो पाथ है उसे ब्लॉक कर देंगे, यानी स्टोमेटा के थ्रू ही एक्सचेंज होता है गैसेस का, सनलाइट एंटर होती है, फोटोसिंथेसिस होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, तो ये सब नहीं होगा फिर इस वजह से, क्योंकि उसका रास्ता तो ब्लॉक हो गया, उसका माउथ स्टोमेटा का जो भी वे था एक्सचेंज का। इट रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस ड्यू टू डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। What is photochemical smoke? Photochemical smoke is a type of smoke produced when ultraviolet light from the sun reacts with nitrogen oxides and hydrocarbons from vehicular emissions in the atmosphere. अब ये स्मोक एक फोटोकेमिकल स्मोक है। फोटो का मतलब यहाँ पे लाइट से होता है, फोटो का मीन, और केमिकल मीन्स जितने भी केमिकल के टच में लाइट आ रही है। अब देखिए हमने पढ़ा कि ओजोन की डिप्लेशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ में एंटर कर रही हैं। अब वो जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स ने अर्थ में एंटर करा और एनवायरनमेंट में नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हमारे व्हीकल्स कितने ज़्यादा मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं भारी पैमाने पे, सबको अपना एक पर्सनल व्हीकल चाहिए, तो उनमें वाइक्यूलर एमिशन क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन व्हीकल्स एमिट करते हैं एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अब ये यूवी रेज इन नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर जाएगी और फोटोकेमिकल स्मोक बन जाएगा। Nitrogen oxide goes through a complex series of reaction with hydrocarbons to produce the component of photochemical smoke, a mixture of ozone, nitric acid and other harmful pollutants. अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होती है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सीरीज़ के रिएक्शंस में जाता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ। हाइड्रोकार्बन्स में जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन में जब कांटेक्ट में आते हैं तो रिएक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स सीरीज़ का रिएक्शन होता है इन दोनों में, और फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट को ये प्रोड्यूस करते हैं, ए मिक्सचर ऑफ ओजोन, नाइट्रिक एसिड एंड अदर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। और अब स्मोक के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इवन स्मॉल ट्रेसेस ऑफ दीज केमिकल्स कैन इफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एंड डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज। अब देखिए छोटे से ट्रेस में भी अगर ये हमारी बॉडी में एंटर हो गया फोटोकेमिकल स्मोक, तो ये हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दे सकता है और भी हमारे जो क्रॉप्स और ट्रीज़ हैं उनमें डैमेज हो सकता है। इफ़ेक्ट्स ऑन एनिमल्स, अब पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ेंगे हम एनिमल्स पर। द पॉल्यूटेड एयर इज़ नॉट ओनली इनहेल्ड बाय एनिमल्स बट ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू देयर स्किन। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज और एग्रेवेट रेस्पिरेटरी और एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, स्पेशली एस्थमेटिक पेशेंट्स, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल। सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन एनिमल लाइफ आर गिवन बिलो। अब देखिए एयर पॉल्यूशन सिर्फ एनिमल्स के थ्रू ही इनहेल नहीं किया जाता, जो एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है, बल्कि ये हमारे स्किन से भी जो पॉल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में जो पॉल्यूशन आ गया है, मिक्सअप हो गए हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस, हमारे स्किन से भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज और एग्रेवेट रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज इन द ह्यूमन बींग्स, स्पेशली एस्थमेटिक पेशेंट्स, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल। अब देखिए एयर पॉल्यूशन क्या करता है, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस क्रिएट करता है हम ह्यूमन बींग्स में, और जो ऑलरेडी जिन पेशेंट्स को अस्थमा है उन पे और ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालेगा, छोटे बच्चों पर और बड़े लोगों पर, एल्डरली पीपल्स पर, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है।
Some of the effects of air pollution on animal life are given below. First, inhalation of carbon monoxide decreases the oxygen carrying capacity of blood, which initially causes headache, dizziness, and fatigue. And excess intake of the gas can result in coma and death. अब देखिए, हमने पढ़ा था कार्बन के 2 ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि ये सोलर रेडिएशन को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ ये गैस, तो ये क्या करती है, अगर हम ह्यूमन या एनिमल कोई भी उसको इनहेल कर ले, कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस ले ले, सांस के साथ अंदर ले ले लंग्स तक, तो ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, आयरन कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सीजन के साथ अच्छे से रिएक्ट कर लेता है। और ऑक्सीजन की ज़रूरत हमारे पूरी बॉडी के एक एक सेल को है। ऑक्सीजन, रेस्पायरेशन होता है सेल में, फूड का डाइजेशन होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, तो वो ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिक्सअप हो जाएगी, ब्लड में मिक्स हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है, डिजीनेस यानी चक्कर आना, घबराहट होना, एंड फैटिग एंड एक्सेस इंटेक। अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट में इंटेक कर लें, इनहेल कर लें इस गैस को, तो हम कोमा में भी जा सकते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड inhalation of high levels of suspended particulate matter, oxides of sulfur and nitrogen and other air pollutants can lead to lung cancer और respiratory diseases such as asthma and bronchitis in humans। अब देखिए, यहाँ तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा कि और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, इन 2 एयर पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ लिया। अब आया है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हमने पढ़ा था क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल तो वॉल्केनिक इरप्शंस और डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से होते हैं, फॉरेस्ट फायर की वजह से। और जो मैन मेड होते हैं वो होते हैं, हम लोग एग्रीकल्चरल वेस्ट को जलाते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन फ्यूल्स का हमारे ऑटोमोबाइल्स में और इंडस्ट्रीज़ में, और जो भी फैक्ट्रीज़ की चिमनीज़ जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ करती हैं, उससे भी क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर एयर में सस्पेंड हो जाता है। और दूसरा आया है ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन और अदर एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी कि अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक इन ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ ये तीनों टाइप के पॉल्यूटेंट पाए जाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन या पार्टिकुलेट मैटर, तो ये हमें लंग कैंसर भी कर सकते हैं और बहुत सी रेस्पायरेटरी डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, ये सच एज एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस इन ह्यूमंस। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स एनिमल हेल्थ इन ए सिमिलर वे, और इसी तरीके से जो एनिमल्स आएंगे इनके कांटेक्ट में, उनको भी यही हेल्थ प्रॉब्लम होती है, यही सेम प्रॉब्लम्स होती हैं। ड्यू टू एसिड रेन वाटर इन द वाटर बॉडीज बिकम टू एसिडिक फॉर सम एनिमल्स टू सर्वाइव और हैव normal physiological function. Acid rain washes out the heavy metals from the soil into water bodies which become toxic for many aquatic animals। अब देखिए एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन की वजह से जो भी पानी है, पानी में मिक्सअप हुआ वो एसिड और वाटर बॉडी में चला जाएगा पानी बह के। अगर एसिड रेन डायरेक्ट किसी वाटर बॉडी के ऊपर हो रही है या सॉइल के ऊपर हो रही है, तो सॉइल से भी वो बहते बहते वाटर बॉडी में एंटर अगर कर गया, तो वहाँ का पानी भी एसिडिक हो जाएगा और उसमें जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उनको भी बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं। उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यानी जो सांस ले रहे हैं, उनमें जो कुछ भी उनकी पूरी बॉडी में होता है फंक्शंस वगैरह, डाइजेशन होता है, खाने का एब्जॉर्प्शन, और जो भी वो कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं वाटर एनिमल्स, वो सब एबनॉर्मल, मतलब उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा एसिड की वजह से। और एसिड रेन और दूसरी चीज़ क्या करता है, सॉइल के अंदर जितने भी हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं उन सबको भी वो अपने साथ लेके वाटर बॉडी में अगर बहता हुआ जाएगा एसिड रेन किसी नियर बाय सॉइल से या किसी एरिया से बहता बहता, तो उसकी कांटेक्ट में जितनी भी सॉइल आ रही है उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें भी वो अपने साथ बहा के वाटर बॉडीज़ में ले जाएगा। इस वजह से उस वाटर बॉडी का पानी भी बहुत टॉक्सिक हो जाएगा। इफ़ेक्ट पड़ेगा एनिमल हेल्थ पर, एनिमल लाइफ पर, जितनी भी उस एक्वेटिक उसमें वाटर बॉडी में वो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ पनप रही हैं उन सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत सी मर सकती हैं और बहुत सौ को फिजियोलॉजिकल फंक्शंस उनके ख़राब हो सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशंस, फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट कैन बी फॉलो टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ कुछ स्टेप्स आए हैं जिससे हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट पहला है, सबसे पहला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ रिड्यूसिंग द यूसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स। अब
हमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के फ्यूल का जो यूज़ है उसे कम करना है। ड्राइविंग लेस एंड यूजिंग मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ हम बता ही चुके हैं, समझा ही चुकी हूँ आपको कि जितना हो सके कम ड्राइव करना, अननेसेसरी ड्राइव नहीं करना, अननेसेसरी फ्यूल का यूज़ नहीं करना। जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए, एक्सेट्रा। एंश्योरिंग रेगुलर पॉल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स। अब देखिए हमारे व्हीकल्स जितने भी हैं हमारे पास, उनके इंजन्स को और जो कुछ भी उनमें है जिसमें कंबशन होता है फ्यूल का, उनकी चेकिंग सर्विस कराते रहना चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन ना हो, इनकम्प्लीट कंबशन ना हो फ्यूल का और वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ ना हो। Buying vehicles that run on less polluting fuel CNG and are also fuel efficient। अब हमें ऐसे व्हीकल्स बाय करना चाहिए जो लेस पॉल्यूटिंग हो, CNG पर रन करते हो और फ्यूल एफिशिएंट हो, यानी कम फ्यूल पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें माइलेज दें। कंजर्विंग एनर्जी, सेविंग एनर्जी एट होम, वर्क प्लेसेज एंड फॉर ट्रैवलिंग एक्सेट्रा। अब हमें एनर्जी का सेव करना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज, प्लांट्स आर द ओनली स्पेशीज दैट कैन कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड ए ग्रीन हाउस गैस टू ऑक्सीजन। अब देखिए प्लांट्स ही एक ज़्यादा मेन जो हैं ओनली स्पेशीज़, यानी हमारी अर्थ पर एक प्लांट ही ऐसी चीज़ हैं, ट्रीज़ ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस हमारे एनवायरनमेंट में बनाए रख सकती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाने चाहिए, ट्रीज़ उगाने चाहिए। यूज़ अल्टरनेट एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब अल्टरनेट यानी उसके अपोजिट, रिड्यूसिंग एंड रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल्स विद पॉल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स के एक्सचेंज पर हमें उसकी जगह अल्टरनेट सोर्स यूज़ करना चाहिए लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। ये पॉल्यूशन फ्री भी होती हैं और क्या कर सकती हैं हम इससे हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर पॉल्यूशन है और जितने भी पॉल्यूशन हो रहे हैं इन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी।